बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है एक हम सफ़र अच्छा लगा और इसकी राइटर है समरा बुखारी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। बहू बेगम, मैं कब से कह रही हूँ बच्चे के दिमाग में खुश्की हो गई है, मुझसे नुस्खा ले लो और बना कर दो इसे। अम्मा बेगम, उनके दिमाग में नहीं मिजाज में खुश्की है, और ये कोई आज की बात नहीं। मैं तो जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ तब से ये ऐसे ही हैं। तुम्हें देखकर ऐसा हो गया होगा, वरना मेरा बच्चा तो इतना हंसमुख और जिंदा दिल था, जहाँ बैठता था रौनक लग जाती थी। सास बहू में नोकझोंक जारी थी जब डोरबेल बज उठी। देखना पोमी, ये बेवक्त कौन आ गया है। बहू ने बेजारी के आलम में बच्ची से कहा कि उस वक्त बड़ी नंद साजदा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था, और अम्मा बेगम भी इसी उम्मीद पर सरापा कान बनी दरवाज़ा खुलने की मुंतज़िर थी। अम्मी, पोस्टमैन है, ये लिफाफा दिया है उसने। पोमी ने लिफाफा लाकर अपनी अम्मी को थमाया और फिर अपनी बॉल उठा ली। ज़रा जल्दी देखो बहू, मेरा तो दिल होने लगा है। या अल्लाह, खैर की खबर सुनाना। अम्मा जान, ये होलना तो आपकी ख़ानदानी आदत है। क्या औरतें क्या मर्द, सबके इतने से दिल हैं, बात कोई होती नहीं, और यहाँ दिल पकड़ कर बैठ गए सबके सब। तुम्हारे ख़ानदान जैसा पत्थर दिल तो किसी किसी के पास होगा। कोई मर भी जाए तो उनकी आंख से एक आंसू न टपके। हम क्यों होने लगे पत्थर दिल, बस हौसले वाले लोग हैं, और हौसलामंद होना कोई बुरी बात तो नहीं। अब अगर मिली होती ना आपके बेटे को भी कोई छोटे दिल वाली, तो पता चलता। अब तो बड़ी बातें बनाते हैं कि जी ख़ानदान में इतनी लड़कियां थी और सबकी सब उनके पल्ले पड़ने को बेताब। किसका हथ है अम्मा जान। कमरे से निकलकर पोमी की छोटी बुफो बाहर आई। सारी लड़ाई को यकसर नज़रअंदाज करके ख़त के बारे में सवाल किया। पता नहीं ये तुम्हारी भाभी पकड़े खड़ी है, खोलती नहीं। लगता तो ऐसे है यूं ही बंद लिफाफे का तावीज़ बनाकर गले में डाल लेगी। ले, ऐसी बेताबी है तो खुद खोल लें। बहू बेगम ने कहा ज़रूर, मगर ख़त उन्हें दिया नहीं। तजस्सुस तो था कि जाने किसने याद किया है, वरना इतने सालों से तो कभी कोई ख़त नहीं आया। लिफाफा खोल कर नज़र दौड़ाई। पहले ही सतर पर मुंह कड़वा हुआ कि ख़त अम्मा जान के नाम था, मगर पढ़े बगैर उन्हें थमाने को जी नहीं चाहा। तेज़ी से सतरों पर नज़र दौड़ाने लगी। ख़त पढ़कर अपनी नंद शीमा की तरफ बढ़ाया और ठंडी सांस भरकर बोली, लीजिए नए खर्चे। यहाँ पहले ही महीना मुश्किल से पूरा होता है, और अब आखिरी दिनों में उन्होंने तारीख रख ली है। तारीख रख ली है, ये फिक्र अम्मा जान को पुरसुकून कर गया, वरना वो तो अभी तक दिल पर हाथ रख के बैठी थी। जी हाँ, खाला माजदा का ख़त है, शादी है उनकी बेटी की, ताकीद की है आप सब ज़रूर आए हो। अगर ऐसा ही दिल उदास है तो हम लोगों के बगैर तो हमारा किराया भी भेज देती साथ में। खाला माजदा अम्मा जान की छोटी बहन थी, और बहू बेगम को उनसे भी ऐसे ही कोई उनस न था जैसा कि अपनी सास अम्मा से। हाँ हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार तो किराया भेजते हैं, सिर्फ किराया ही नहीं तोहफे तोहफ़ के लिए रकम भी उधर से ही आती है। अम्मा बेगम ने अपने मुंह के चार दांत पीसते हुए जवाबी हमला किया। इतनी देर में शीमा ख़त पढ़ चुकी थी। बड़े खुशगवार मूड के साथ अम्मा के पास आ बैठी और बोली, अम्मा, बाजी फड़ा की शादी है, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। हाँ, तो बेगानी शादियाँ भुगताती रहना। हाँ हाँ, सिर्फ 2 साल ही तो बड़ी है ये फड़ा तुझसे, वो भी घर बार वाली होगी। तू है कि जान ही नहीं छोड़ती, पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। हाँ भाई, जब अपनों को ख्याल नहीं तो गैरों से क्या गिला करे। इशारा बहू की जानिब था। बकौल अम्मा, बहू बेगम के ख़ानदान में यहाँ से वहाँ तक लड़के दंदनाते फिरते थे, और बहू बेगम जो ज़रा कोशिश करती तो एक आध काबू कर सकती थी। मेरे मेके वाले तो मुझे यहाँ ब्याह कर पछता रहे हैं, दूसरा रिश्ता तो कभी नहीं करेंगे, बहू ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, और बात थी भी यही। शीमा तो बहुत अच्छी लड़की थी, मगर लोगों को अम्मा जान की ज़बान से डर लगता था। बुज़ुर्ग कहते हैं रिश्ता तय करने जाओ तो लड़की को ही नहीं लड़की की माँ को भी देखो, और बस यहाँ माँ तक आकर ही खराबी पैदा हो जाती थी। सब जानते थे उनकी आदत को, और ये भी यकीन था जहाँ बेटी देंगे उसके घर में अपना पैदाइशी हक समझकर दखल अंदाजी करेंगी। अम्मा, फिर चलना है फराबाजी की शादी पर या नहीं। शीमा ने उनका कंधा पकड़कर अपनी जानी मुतवज्जा करना चाहा। कितनी बार मना किया है, ये लोंडो लपाड़ों की तरह कंधे मत चढ़ा कर चल पीछे हट के बैठ, और अभी जाने या ना जाने के बारे में क्या फ़ैसला करूं। कमबख्त खुद ही ख़त पढ़कर बैठ गई, मुझे तो सुनाया ही नहीं। बहू तो मुंह बनाकर पोमी को आवाज़ें देने लगी। शीमा ने ख़त सुनाना शुरू किया। चूँकि ख़त का बहन का ख़त था तो अम्मा सुन सुन कर निहाल हुई जाती थी। इधर ख़त ख़त्म हुआ, इधर ऐलान कर दिया, मैं तो ज़रूर जाऊँगी, मेरी बहन तो राह देख रही है मेरी, मैं और पोमी भी चलेंगे। बहू को अभी भी याद आया था कि उनके 2 अदद जोड़े बिल्कुल नए रखे हैं, कहीं पहन कर जाने और शो मारने का मौका ही नहीं मिल सका। अब उनकी नुमाइश के लिए शादी से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती।
तुम चलोगी तो पीछे घर कौन देखेगा। अम्मा जान को ये ऐलान सख्त नागवार गुजरा कि बहू साथ होती तो फिर उसकी बुराइयां खुल्लम खुल्ला नहीं की जा सकती थीं, और ये अम्मा जान का पसंदीदा टॉपिक था। वैसे तो वो हर मौजू पर घंटों बोल सकती थी, मगर बहू का जिक्र खैर दिनों के हिसाब से हो सकता था, और वो भी बगैर किसी थकावट के। जब आप शीमा, मैं और पोमी चले जाएंगे तो पीछे घर में देखने को रह ही कौन जाएगा। आपके बेटे तो वैसे भी ही हर वक्त अपनी खानादारी के गुण गाते हैं। अच्छा है, ज़रा उन्हें भी मौका मिलेगा। लो, ये हाल है आजकल की बीवियों का। एक हम थे, मजाल है जो मियाँ को कभी हिलकर पानी भी पीने दिया हो, इसीलिए तो वो जोड़ों के मरीज हो गए थे। बहू ने याद दिलाया। शीमा ने जो लड़ाई का मैदान गर्म होते देखा तो बात पलटने को बोली, अम्मा जान, आप अपना वो अंगूरी कलर का सूट ज़रूर लेकर जाइएगा, वो आप पर बड़ा सजता है। कौन सा सूट? वाकई अम्मा जान की तवज्जो इधर हो गई कि इतनी तारीफ जो हुई थी, वही जो मेरी अम्मी ने आपको पोमी की सालगिरह पर दिया था। बहू ने जिताने के अंदाज में कहा। दिया था तो क्या हुआ, हम मांगने थोड़ी गए थे। शीमा की कोशिश नाकाम होने लगी। वो पोमी को देखने के ख्याल से वहाँ से उठ गई। जो ही बेटा ऑफिस से आया, अम्मा जान ने खाला साजदा का खत उसे थमा दिया। ठीक है, आप और शीमा हो आए। क्यों, मैं नौकर हूँ, मुलाजिम हूँ इस घर की, मेरे लिए हर खुशी हराम है। मैं सिर्फ खिदमत के लिए लाई गई हूँ इस घर में। सुनते ही बहू ने शोर शुरू कर दिया। अच्छा तो सलमा, तुम भी जाना चाहती हो? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तनवीर ने फीकी सी मुस्कुराहट होंठों पर लाकर बीबी को ठंडा करना चाहा। आप भी हमारे साथ चलिए भाई। शीमा ने तनवीर से कहा। नहीं, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम तीनों और पोमी चले जाओ। हे, किसी मर्द का साथ होना चाहिए। तुम्हें पता तो है तनवीर, हालात किस कदर ख़राब हैं, और इस ट्रेन में कई बार डाकू घुस चुके हैं। तो अम्मा, भाई भला डाकुओं को रोक लेंगे। लड़की, मैं देख रही हूँ असर ले रही है तू भी किसी का। तेरी ज़ुबान भी अब बहुत चलने लगी है। हमला बहू पर था, जवाबी कार्रवाई यकीनी थी, मगर तनवीर ने हाथ जोड़कर दोनों पार्टियों को खामोश हो जाने के लिए कहा, जिसे बहू बेगम ने सरासर जुल्म करार दिया और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। सरगोदा जाने की तैयारी 4 रोज़ की सरतोड़ कोशिश के बावजूद आखिरकार मुकम्मल हो ही गई। हाँ, अम्मा जान के दुपट्टे के किनारों पर बारीक गोटा लगना भी बाकी था, जो शीमा ने कहा था ट्रेन में बैठकर लगा दूंगी, और अम्मा जान बार बार ताकीद करती थी, लगा देना, ऐसा ना हो तुम ट्रेन चलते ही रिसाले में सर दे के बैठ जाओ और मेरा दुपट्टा सादा ही रह जाए। इस उम्र में ये शौक। सलमा सर नीचे करके मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट अम्मा ने देख तो ली, मगर कुछ सोच कर नज़रअंदाज कर गई। तनवीर स्टेशन पर साथ आए थे। सामान उन्होंने रखवाया, सीटों पर बिठा भी दिया, और फिर खुदा हाफिज़ कह कर चले गए। शीमा, सर्दी काफ़ी हो रही है, मूंगफलियाँ ही खरीद लो। अम्मा जान को जो खिड़की से झांकने पर मूंगफलियों वाला दिखाई दिया तो शीमा से फरमाइश की। अम्मा, मुझे बड़ा डर लगता है, ऐसे ही ट्रेन चल पड़े और मैं रह जाऊँ। लो भला, चुप चुपाते थोड़ी चल पड़ेगी, पहले विसल देगी। कोई पता नहीं इन रेलवे वालों का। और अम्मा, ये भी तो हो सकता है विसल के साथ ही चल पड़े, मैं दौड़ कर चलने लगूँ और गिर पड़ूँ। तोबा है तोबा, बुजली की भी हद होती है। बहू, ये लो पकड़ो पैसे, तुम ले आओ जाकर। क्यों अम्मा, मेरी जान मुफ्त की है। बेटी ने इनकार किया तो झट बहू को आगे कर दिया कि मर भी गई तो क्या है, दूसरी ले आएंगे। ये तुम्हारी अपनी सोचें हैं बीबी, वरना हम तो ख़ानदानी लोग हैं, बहू को इज्जत समझते हैं अपनी और कलेजे से लगा कर रखते हैं। हाँ, मगर इसका क्या किया जाए, कलेजा ही पत्थर का है। इससे टकरा टकरा कर बहू बेचारी लहूलुहान हो रही है। जवार के बच्चे, खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो? इधर देखो। कैसे मज़ेदार जुमले खटाखट तैयार होकर ख़वातीन के लबों से बरामद हो रहे हैं। यार दफ़ा करो, इनकी घरेलू लड़ाई है। ज़वार इस वक्त किसी चाय वाली की तलाश में था कि सर्दी अरूज पर थी। उसने आसिम की बात पर ध्यान नहीं दिया। अम्मी, मैं मूंगफली ले आऊँ? पोमी का दिल भी खाने को चाह रहा था। बीबी, अगर जा ही रही हो तो हमारे लिए भी 2 कप चाय भी लेती है ना। जाने क्यों आसिम का इन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने को दिल चाहा था। उसकी बात सुनते ही अम्मा और सलमा ने अपनी बाई तरफ वाली सीट की तरफ देखा। नज़र पड़ते ही आंखों में गुस्सा और कुछ खून सा उतर आया। अम्मा बोली, क्यों मियाँ, तुम्हारी टांगें टूटी हुई हैं जो ज़रा सी बच्ची से चाय मंगवा रहे हो? ज़रा सी कहाँ, अच्छी खासी तो है। आसिम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा और अब के ज़वार भी खिड़की से अलग होकर इधर मुतवज्जा हो गया था। क्या कहा? अच्छी खासी? और तुम खुद? फिर तुम तो इस हिसाब से बूढ़े खुसट हुए। मेरा मतलब था समझदार बच्ची है, चाय ला सकती है। उसने इसी अंदाज में वजाहत की जैसे उनकी किसी बात को सुना नहीं, बस डटा हुआ है अपनी कहीं पर। हम किसी का नौकर नहीं है और तुम्हारे घर में चाय नहीं बनती जो यहाँ आकर पी रहे हो। घर हो तो चाय बने। उसने आह भरी। क्या मतलब?
नाराज़गी के बावजूद अम्मा जान किस्से कहानियाँ सुनने की शायक पूछे बगैर नहीं रह सकी। आप हमारी कौन जो हम आपको बताएं? ऐसा जवाब उन्हें बुरी तरह शर्मिंदा कर गया। तुम जाओ बाहर में, चाय पियो या जहर, मेरी बला से, मेरी तरफ से तुम गए जहन्नम में। ज़वार और आसिम ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। अच्छा, तो ये भी तुम्हारे साथ हैं? वैसे मैं तो शक्ल देखते ही पहचान गई थी। उनकी हंसी अम्मा जान को जहर लगी। सलमा बेगम भी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। क्या पहचान गई थी? ज़रा हमें भी तो बताइए, फिर हम आपको बताएंगे कि घर क्यों नहीं है। ज़वार ने जैसे लालच दिया। बुज़ुर्गों से मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? सलमा ने कहा। नहीं खैर, अब मैं ऐसी बुज़ुर्ग भी नहीं। अम्मा जान को ये बात पसंद नहीं आई। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीली की उम्र की होंगी, वो ही फिल्म स्टार नीली। आसिम ने अम्मा जान की तरफ देखकर वजाहत की। मुझे लगता है अम्मा बाबा ने तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से घर से निकाल दिया है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब ये भी बताएं आप क्यों निकली हैं? हम तो शादी में जा रहे हैं। अम्मा जान कुछ इतरा कर बोली। उनके फिक्र पर गौर नहीं किया। शादी में? ज़वार ने मानी खेज अंदाज में आसिम की तरफ देखा, फिर अम्मा जान से बोला। फिर तो जेवर और नकदी भी खूब होगी आपके पास। और इसकी बात के साथ ही अम्मा जान को अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। घबरा कर बहू और बेटी की तरफ देखा। वो दोनों भी खौफजदा नजर आ रही थी। लड़कों से उनका खौफ छुपा नहीं रह सका। आसिम बोला, यार ज़वार, लगता है आज सफ़र अच्छा कटेगा। मैं तो सारी ट्रेन छांट कर इस जगह पर आया था, और देखो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं। क्या मतलब है बेटे तुम्हारा? अम्मा जान घबराए सटपटाए मगर अपनायत भरे अंदाज में बोली। मतलब? हाँ मतलब कुछ भी तो नहीं है ना आसिम? ज़वार का अंदाज ऐसा था जैसे टाल रहा हो। इतने में ट्रेन चल पड़ी और अम्मा जान पीली रंगत धड़कते दिल के साथ आयात का वेट करने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? ज़वार ने सलमा से पूछा। बस यहीं, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। और बहू का जवाब अम्मा जान को ज़िंदगी में पहली बार अच्छा लगा। वो इसकी जहानत की भी पहली बार कायल हुई। बस यहीं तक? लड़कों को जैसे बहुत अफसोस हुआ। वैसे आप घबराए नहीं, आपकी शक्ल हमारी एक आपा से मिलती है, इसी वजह से हमें आपसे अपनायत महसूस हो रही है। ज़वार अपनी सीट से उठकर उनके सामने वाली सीट पर आ बैठा और आसिम ने भी तकलीद की। तुम सलमा को अपनी आपा ही समझो बेटे। अम्मा जान का अंदाज ही बदल गया। वाह, नाम भी सलमा है। अजीब इत्तेफाक है, हमारी आपा का नाम भी सलमा है। दोनों मुस्कुराए तो उन्हें भी मुस्कुराना पड़ा। आप शायद काम रही हैं? ज़वार की निगाह शीमा के काम तो हाथों पर पड़ी तो पूछा। जी नहीं तो। उसने हाथ दुपट्टे के नीचे कर लिए। तो क्या लर्जे की बीमारी है? आसिम ने हंसकर कहा। कोई और वक्त होता तो अम्मा जान ऐसी बात कहने वाले की जान को आ जाती, मगर अब मौके की नज़ाकत को देखते हुए उन्हें भी आसिम के साथ मुस्कुराना पड़ा। पूरा यकीन था बज़ाहिर महज़ब दिखाई देने वाले ये दोनों लड़के डाकू लुटेरे हैं। जब भी तो पूरी ट्रेन देखने के बाद हमें ही ताड़ कर इस डब्बे में सवार हुए हैं। और जी मैं शुक्र कर रही थी कि सलमा की शक्ल उनकी किसी आपा जी से मिलती थी, शायद इसी वजह से बचत हो जाए। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? सलमा ने हिम्मत करके पूछा। हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ ये रुकेगी, और आखिरी स्टेशन सरगोदा है, हम वहीं उतरेंगे। ओह, तो सारा सफ़र ख़राब होगा। अब पता नहीं इन्हें अपनी इन आपा मोहतरमा से किस कदर मोहब्बत है। उनकी वजह से हमें छोड़ते हैं या लूट कर ही उतरते हैं। पढ़ते हैं आप लोग? सलमा ने पूछा और अम्मा जान दिल ही दिल में उसकी दिलेरी की कायल हो गई। अपना तो ये हाल था कि ज़बान सूख रही थी, हलक खुश्क, पेट में गोले से उठ रहे थे। पक्का यकीन था ये जो जैकेटें चढ़ा रखी हैं, इन दो मुसीबतों ने इनमें असला छुपा रखा है। ज़रा जो मिजाज के ख़िलाफ़ बात हुई जान से मार देंगे और जेवर लेकर फरार हो जाएंगे। पढ़ना लिखना बेवकूफ़ लोगों का काम है। और चाहे तो पिलाएं ज़रा मुझे। ज़वार को ख्याल आया इतने सामान के साथ लदे भंदे जो ये सवार हुए हैं, चाहे खाना वगैरह भी ज़रूर होगा इनके पास। और ख्याल गलत नहीं था। सलमा इस बात में सर हिलाकर उठने लगी, तब उसने रोक दिया और बोला, आपा आप बैठी रहें, मिस आप जहमत करें। वो शीमा से मुखातिब था जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो हुक्म की तामील को उठी और साथ ही कांपती सी आवाज़ में अम्मा से बोली, दुपट्टे पर गोटा मुझसे नहीं लगेगा, आपको निकाल देती हूँ, खुद ही लगा ले। क्यों, आपसे क्यों नहीं लगेगा? ये भी कोई मुश्किल काम है? लगता है अम्मा ने कुछ नहीं सिखाया आपको, बस सारा दिन पलंग तोड़ती हैं। डाकू की डांट शीमा के रहे से ओसान भी खुदा कर गई। क्या खबर, ज़्यादा गुस्सा आ जाए और धाएं से चला दे गोली, इनको किसी का डर थोड़ा ही है। असला लहराते फरार हो जाएंगे। हाय हमारे मुल्क की हालत, और हुक्मरान है कि झूठे वादों पर बहलाए चले जा रहे हैं। अवाम की इज्जत जानो माल ना सफ़र में महफूज है ना घर में। क्या सोचने लगी? आप चाय पिलाएं और निकालें दुपट्टा। शीमा ने दिल ही दिल में उसके जल्द मरने की दुआ करते हुए कपों में चाय उंडेली और बड़ी तमीज़ से पेश करने के बाद सूटकेस खोलकर अम्मा जान का दुपट्टा और गोटा निकालने लगी। हूँ तो ये अम्मा जान
तो ये अम्मा बेगम का अटैची केस है, आसिम ने भारी सी आवाज़ में कहा, और अम्मा बेगम का दिल उछल कर हलक में आ गया। सारा जेवर इसी में तो रखा था। अपनी अम्मा की निशानी 2 अदद कड़े भी वो साथ लेती आई थी। जी चाहा अभी इसी वक्त खूब जोर का हाथ रसीद करें अकल की अंधी शीमा बीबी को। भला क्या ज़रूरत थी दुपट्टे कोटे का सिकट छेड़ने की। अब मेरी खैर नहीं, सलमा तो बच जाएगी कि उसकी शक्ल उनकी बहन से मिलती है। मुझे किस हिसाब में छोड़ेंगे ये। हाँ भाई, यही सूटकेस है अम्मा जान का, बस हम गरीब से लोग हैं, जेवर पैसा तो कोई है नहीं। 2-4 जोड़े हमसायों से उधार लेकर अपने अपने सूटकेस तैयार किए हैं और शादी भुगताने चल पड़े हैं। हमने तो किराए के लिए रकम भी उधार उधार पकड़ी। और अम्मा का जी चाहा बहू को सीने से लगाकर मुंह चूम ले, अपनी तमाम पिछली ज़्यादतियों की माफ़ी मांग ले। ऐसी बहू तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। मैं ही अकल की अंधी बेवकूफ़ कदर ना कर सकी। अच्छा, इतने गरीब हैं आप लोग। दोनों को शायद अफसोस हुआ था। अम्मा जान और बहू ने पुरजोर अंदाज में असबात में सर हिलाए, जबकि शीमा को सामने रखा सुई धागा नजर नहीं आ रहा था। हमारे खौफ की आंखों के आगे पता नहीं क्या नाच रहा था। शीमा बैठ जाओ, अब क्या तलाश कर रही हो। सलमा चाहती थी वो जल्दी से सूटकेस बंद कर दे। भाभी, सुई धागा नहीं मिल रहा, उसने बिन बनाकर कहा तो सलमा को उठना पड़ा। सीट से उठकर चोरी चोरी निगाह इधर उधर डाली। कितने लोग बैठे हुए हैं, सब खुशो खुरम एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ करते हुए। किसी को पता ही नहीं यहाँ डाकू घुसे बैठे हैं। ज़रा देर में ये सबको लूट कर दफान हो जाएंगे। क्या हुआ, आप सुई धागा कहाँ पर तलाश कर रही हैं। जवार उसकी नज़रों के ताक़ुब में था। वो जल्दी से अतराफ से निगाह हटाकर सूटकेस में झांकने लगी और सुई धागा निकाल कर जल्दी से बंद कर दिया। ये चूड़ियाँ क्या तांबे की हैं। जवार ने अम्मा जान के बाजू में 6 सोने की चूड़ियाँ देखी तो बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछने लगा। अम्मा जान के लबों से बेख्तियार हाय निकल गई, जबकि सलमा बोली, ये हमारी पड़ोसन की हैं और आपका अंदाज़ा थोड़ा गलत है, ये तांबे की नहीं पीतल की हैं। वो तो कह रही थी सोने की ले जाओ। हमने कहा सफ़र का मामला है, कहीं इधर उधर हो जाए तो हम गरीब लोग कहाँ बढ़ते फिरेंगे, इसलिए सारा जेवर आर्टिफिशियल ही रखा है। बहुत बुरा किया आपने। आसिम जैसे खुद से मुखातिब हुआ और ये तीनों खुश हुए कि झूठ चल गया है। उन्होंने हमारे कहे पर एतबार कर लिया है। चाय काफ़ी अच्छी बनी हुई है, जवार ने तारीफ़ की। और ले लो बेटा, अम्मा जान के लहजे में ज़माने भर की शफ़क़त की। क्यों नहीं, ज़रूर लेंगे, मगर खाना खाने के बाद। खाना भी बहुत है हमारे पास, ज़रूर खाओ। क्यों नहीं, बज़ुर्ग खातून, हम आप ही का खाना खाएंगे। इनकार करके दिल तोड़ना हमारी आदत नहीं। अरे शीमा, तुम क्या मुंह बनाए बैठी हो, खाना निकाल कर दो भाइयों को। और भाई का लफ्ज़ सुनकर जवार का मुँह कड़वा हो गया। कितनी अच्छी लग रही थी ये डरी सहमी सी लड़की। अम्मी जब भी शादी का जिक्र छेड़ती वो टाल जाता कि वो चेहरा जो दिल में था, जिसकी तस्वीर उसने बड़े प्यार से ढाली थी वो कहीं मिलता ही ना था। मगर ये लड़की, उसे शीमा को देखकर हैरत भी हो रही थी और मुसर्रत भी। ये तो उसके ख्यालात के ऐन मुताबिक थी। नाक, नक्शा, खूबसूरत अंदाज, बस मुस्कुराहट इस वक्त गायब थी और ये बात भी सिचुएशन के ऐन मुताबिक थी। भला ये भी मुमकिन है 2 डाकू आपको लूटने के लिए सर पर मौजूद हो और आप हसीन मुस्कुराहट लबों पर सजाए शर्माए लजाए से बैठे हो। कहाँ रहती हैं आप आपा जान। जवार शीमा की वजह से मुकम्मल एड्रेस मालूम करना चाह रहा था। सलमा ने झट एड्रेस बता दिया और इस दौरान जो शाबाशी बहू के लिए अम्मा बेगम की निगाहों में थी, उसने लड़कियों को समझा दिया कि एड्रेस गलत है, कुछ गलती हो गई है हमसे। जवार ने आसिम के कान में कहा। कैसी गलती, वो समझा नहीं। ये लड़की मेरी आइडियल है, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आसिम सुनकर उछल पड़ा। आहिस्ता जलील वो तीनों भी मुतवज्जा हो गई तो जवार को डांटना पड़ा। क्या हुआ बच्चों। अम्मा बेगम उनकी खुशी पर कुछ और भी हरासा हो गई थी कि पता नहीं नाहंजारों ने क्या तरकीब लगाई है। कुछ नहीं आंटी, हमारी आपस की बात है, जवान ने बड़ी सआदतमंदी और प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया। इतने लोग बैठे हैं ट्रेन में, तुम लोगों को लूटने के लिए हम गरीब ही नजर आए हैं। अम्मा बेगम आखिर कह ही बैठी, भला हम क्यों लूटने लगे आपको, वो तो सिर्फ एक मजाक था। जवार कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी का मुजाहरा कर गया। आसिम ने खैरियत अब इसमें जानी कि यहाँ से खिसक जाए। ये बात जानने के बाद कि लड़कों ने उनसे मजाक किया है, इन दोनों ख़वातीन की तरफ से हर किस्म की तवाज़ा की तवक्का की जा सकती थी। क्यों मजाक कर रहे हो भाई। सलमा और अम्मा जान ने हैरत, बेयकीनी और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा। असल में ये मनसूबा मेरा नहीं, मेरे दोस्त का था। देखिए, इसलिए तो भाग गया है। मनसूबा कैसा, सलमा ने पूछा। यही कि अचानक डाकू बनने की सूझी होगी। भाई बड़ी अच्छी तरबियत की है अम्मा बाबा ने। नहीं, आप गलत समझी हैं आंटी बेगम,
वो तो असल में सलमा आपा की शक्ल मेरी सलमा आपा से मिलती है, तो हमने सोचा था तारुफ होना चाहिए। ये ख्याल भी आया था कि शायद ये वाली सलमा आपा बचपन में वालिदैन से बिछड़ गई हों, ये जानती भी ना हो कि मेरी रिश्तेदार होती हैं। जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। सलमा बेगम ने इतना कहकर रुखाई से मुंह मोड़ लिया। बहू की वजह से मैं हमेशा किसी न किसी मुश्किल ही में फंसी हूँ। अम्मा बेगम को अभी कुछ देर पहले जिस बहू की जहानत पर प्यार आ रहा था, अब वो हमेशा की तरह बुरी लगने लगी थी। एक बार फिर सास बहू का मार्का होने को था। जवार तो माफ़ी मांगने का इरादा किए बैठा था। सोचा था राह हमवार किए बगैर नहीं उठेगा, मगर मोहलत ही कहाँ मिली। अम्मा बेगम ने बहू को जो कहा था, उसके बाद बहू बेगम क्यों चुप रहती। दोनों में ज़बानी जंग का आगाज़ हो गया। शीमा ने कोई अहमियत नहीं दी, आबादी हो चुकी थी। दुपट्टा उठाया और गोटा टाँकने लगी। पोमी ने खिड़की से बाहर खेतों के सिलसिले पर नज़र दुरानी शुरू कर दी। देखिए आंटी, सुनिए बाजी। जवार ने दोनों को मतवज्जा करना चाहा, मगर इस वक्त वो आपस में मसरूफ़ थी। आप लड़े तो नहीं? जवार ने अम्मा बेगम का हाथ पकड़ा तो उन्होंने दूसरा हाथ उसकी कमर पर रसीद कर दिया और चिल्लाई, वारा बदमाश, तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई? हाँ देखो तो, दीदा दिलेरी अकेली औरतों को देखकर शेर हो रहा है। यहाँ किसी गलत फहमी में मत रहना। अब तक तो हम डाकू समझ कर लिहाज कर रही थी, मगर अब जूतियों से खातिर करेंगे। सलमा बेगम भी एक बार फिर सास की हिमायती बन गई। क्या हुआ क्या हुआ? बाकी मुसाफिर मतवज्जा होने लगे। तब आसिम ने आकर जवार को बाजू से पकड़ कर खींच लिया और बोला, तुम्हें याद रखना चाहिए कि ताया जान के हाँ अगर हम मुर्दा हालत में पहुंच गए तो शादी वाला घर मातम वाले घर में तब्दील हो जाएगा। यार अजीब ख़वातीन हैं। जवार झल्लाया, इनसे ज़्यादा अजीब तो तुम हो। अनजानी लड़की पर आशिक हुए जा रहे हो, क्या पता वो पहले से मंगनी शुदा हो। खुदा ना करे यार, ऐसी मनहूस बातें मत करो। मैंने तो पक्का फैसला कर लिया है, इससे शादी करूँगा। अगर ऐसा इरादा था तो पहले ही बताते। खाम खा में हम डाकू बन बैठे, अब तो रिश्ता मिलना बड़ा मुश्किल है। शुक्र है तुमने नामुमकिन नहीं मुश्किल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वैसे यार मुझे समझ नहीं आती, इतनी मासूम लड़की इन दो तूफ़ानों के साथ किस तरह रह रही है। तुम्हारे इंतज़ार में उसे यकीन था एक रोज़ तुम आओगे और उसे इन तूफ़ानों से निकाल कर ले जाओगे। आसिम ने तंज भरे अंदाज में कहा। जवार ने जिसे सुना नहीं, पुरशौक निगाहें दुपट्टे पर गोटा टांगती शीमा पर थी। ज़्यादा घूर घूर कर मत देखो, वो जो इसकी अम्मा बेगम हैं उन्होंने देख लिया तो हमें चलती ट्रेन से उतरने पर मजबूर कर देंगी। और इसकी भाभी ने भी साफ कहा है किसी भूल में मत रहना। अब तक सिर्फ डाकू समझ कर लिहाज कर रही थी। नाम भी प्यारा है, शीमा, और शीमा जवार कितना अच्छा लगता है। होश करो, मुझे अब तुम्हारी तरफ से फ़िक्र होने लगी है और आज मुझे भी ये अंदाज़ा हो रहा है इश्क वाकई फजूल चीज़ है। अभी पता नहीं कितने मज़े मज़े के खाने हम इनके साथ खाते, मगर तुम्हारी जल्दबाजी ने काम ख़राब कर दिया। तुम्हें खाने की पड़ी है, कोई मुनासिब तरकीब लड़ाओ। सच में शीमा का पता मालूम करने को बेचैन हूँ। ऐसा करते हैं, ये जो छोटी बच्ची है इसे दोस्ती की कोशिश करते हैं। हाँ तरकीब तो अच्छी है, मगर इसकी अम्मी और दादी इसे हमारे पास आने नहीं देंगे। कोशिश करने में क्या हर्ज है? जवार बेचैन हुआ। तो फिर करो कोशिश, मगर याद रखो जूते सिर्फ तुम खाओगे, मैं इस काम में हिस्सेदार नहीं बन सकता। तुम तो हो ही बेमरवत। जवार इतना कहकर खिड़की से बाहर देखती पोमी की तरफ देखने लगा कि कब उसकी तवज्जो उसकी तरफ और इशारा करके बुलाया जा सके। पोमी तो मतवज्जा नहीं हुई। दुपट्टे गोटे से नज़र हटाकर जो एक सहमी सी निगाह शीमा ने डरते डरते इधर डाली तो ख़तरनाक लड़के को निगाह अपनी मासूम भतीजी पर लगी। देखकर दिल धक से रह गया। हाय भाभी कहकर दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। क्या हुआ? दोनों ख़वातीनें एक साथ मुतवज्जा हुई। वो पोमी को घूरे जा रहा है। कौन? सलमा ने तेज़ सी निगाह इतराफ़ में डाली और फिर ज़वार पर जाकर रोक दी। मुझे तो लगता है लड़के वाकई ख़तरनाक हैं। डाकू नहीं तो उठाई गिरे चोर बदमाश लुटेरे वगैरह में से कुछ हैं। अम्मा बेगम ने डरने के बावजूद दानिशमंदी के मुजाहरे के दौरान आंखों को घुमाना और थोड़ी पर उंगली रखना फ़र्ज समझा। तो और क्या, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या ख्याल है हम जगह ना बदल लें? अब जो स्टेशन आए तो उतर कर किसी और डब्बे में बैठ जाते हैं। इतना सामान साथ है और पता नहीं ट्रेन कितनी देर ठहरती है। ये काम बड़ा मुश्किल है। बहू तुम ज़रा पूछ कर तो आओ इस नाहंजार से कि आखिर चाहता क्या है। जी वो तो ज़रूर ही बता देगा। और मैं क्या ऐसी ही फालतू रह गई हूँ जो राह चलते बदमाशों से मुज़ाकरात करती फिरूँ? नहीं तो ना सही। अम्मा बेगम को अपनी बात की नामाकूलियत का कुछ एहसास ज़रूर हुआ था। जब भी तो बस इतना कहने पर इत्तफाक किया और पोमी को अपनी गोद में बिठा लिया। लगता है इन लोगों को कुछ शक हो गया है। जवार के बच्चे तू ज़रूर मार खाएगा। और देख तो अम्मा बेगम के हाथ कैसे वज़नी से हैं। अम्मा बेगम के हाथ तुम देखो, मैं तो शीमा के हाथ देख रहा हूँ, कितने नाजुक और प्यारे हैं। मगर यार इन हाथों को थामने से पहले वज़नी हाथों के छापे चेहरे पर लगवाना ज़रूरी ही समझो। मुझे तो लगता है आज तो अपने साथ साथ मेरी भी इज़्ज़त अफजाई करवाने के मूड में है।
اب ادھر دیکھنے کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے ختم کر دے اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جب چوٹ دل پر لگے پھر آرام محال ہو جاتا ہے میرے احمق دوست، اور جب چوٹ چہرے پر لگے تب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ راہ عشق میں ایسے مرحلے تو آتے ہیں۔ زوار نے لاپرواہی سے کہا، یعنی اب آپ کے لیے عزت بے عزتی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ بے عزتی والی کیا بات ہے، ساس بھی تو آخر ماں کی جگہ ہوتی ہے، ہم ماں سے مار کھا کر کبھی بے عزتی محسوس کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، انہیں علم بھی نہیں۔ ادھر آنن فانن انہیں ساس کے عظیم رتبے پہ بھی فائز کر دیا گیا ہے۔ طنز کی ضرورت نہیں، میری دعا ہے تمہیں بھی جلد ہی کسی سے عشق ہو جائے، پھر تم کلیجہ تھام کر مجھ سے کہو گے کہ ہائے دل، اب اتر آؤ بد دعاؤں پر، خود ڈوبے ہو تو چاہ رہے ہو میں بھی ڈوب جاؤں۔ بس میں نے ایک بار ہی گھور کر دیکھا تھا، پھر دوبارہ پومی پر نظر ڈالنے کی جرت نہیں ہوئی لفنگے کو۔ اما بیگم نے گردن اکڑا کر بہو اور بیٹی کو مخاطب کیا، یہ آخر کیوں گھور رہا تھا پومی کو؟ کہیں بچے اٹھانے والے گروہ سے تو تعلق نہیں؟ شیما کی بات پر دونوں نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولی، خود ہمارا بھی یہی خیال ہے، آج کل ایسے لوگ بن ٹھن کر نکلتے ہیں تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکے۔ اب دیکھ لو شکل کیسی اچھی اور کپڑے بھی قیمتی ہیں، منحوس کے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ایسا ذلیل کام کرتا ہوگا؟ بھابھی دانت پیس پیس کر، ادھر نہ دیکھے، مجھے تو پہلے ہی بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اے ہے شیما، حوصلے سے کام لو، تمہاری شکل دیکھ کر میرے رہے سہے اور سان بھی خطا ہو رہے ہیں۔ وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب میں نے ساجدہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا فیصلہ کیا؟ اگر میں نہ ہوتی تو کون سی شادی ٹل جانی تھی؟ اور ماجدہ نے بھی کیسے لکھ دیا کہ جی ضرور آئیے گا، نہ آئیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ماجدہ خالہ کو کیا پتا تھا ہمیں ایسا سفر کرنا پڑ جائے گا، شیما نے سمجھانا چاہا۔ وہ تمہاری بات درست ہے، مگر کسی کو یوں مجبور نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، مجبور کر کے رکھ دیتے ہیں دوسروں کو، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ اللہ خیر رکھے، تمہاری شادی کروں گی تو سب رشتہ داروں کو کارڈ ڈال دوں گی، جس کی مرضی چاہے آئے، جس کا نہیں دل نہ آئے، کوئی ضد کوئی ناراضگی نہیں، نہ ہی دھمکی دوں گی اس ماجدہ کی طرح۔ امی ابھی ڈاکو انکل نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا ہے۔ پومی نے یہ کہتے ہوئے دادی کی گود سے اترنا چاہا۔ ہے بلایا ہے اس نے؟ تیرو چونک کر زوار کی طرف دیکھنے لگی تو وہ انجان بن کر عاصم سے باتیں کرنے لگا۔ میں جاؤں ڈاکو انکل کے پاس؟ پومی نے اب کے دادی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ خبردار جو تم ادھر گئیں، پتہ بھی ہے وہ بچوں کو اغوا کر کے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، سلمہ نے بیٹی کو تفصیل سے بتایا۔ اچھا پھر میں نہیں جاتی۔ پومی شیما کے برابر بیٹھ گئی، مگر توجہ ڈاکٹر انکل کی طرف ہی تھی رہی کہ دیکھیں بار بار بلاتے ہیں یا نہیں، مگر زوار جان چکا تھا اس کے بلانے پر بیبی نے ان تینوں کو بتایا تھا، اس لیے دوبارہ نہیں بلا رہا تھا۔ امی ڈاکو انکل مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں، میں بھی کھاؤں گی، دیکھو تو اس لڑکی کی عقل۔ دادی نے غصے میں ایک کھا جڑا پھر بولی، اگر اس کے پاس مونگ پھلی مانگنے جاؤ گی تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ ویسے بہو، مونگ پھلیوں کو تو میرا دل بھی بڑا چاہ رہا ہے، ایسی بلا کی سردی ہو اور مونگ پھلیاں نہ ہوں، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ تمہیں چاہیے تھا دوسرے سامان کے ساتھ مونگ پھلی بھی رکھ لیتی۔ ابھی کو اسٹیشن آئے گا تو کتنے ہی مونگ پھلی بیچنے والے آ جائیں گے، آپ ان سے خرید لیجئے گا۔ لو بھلا، وہ کچی پکی مونگ پھلی بھلا کھانے کے قابل ہوتی ہے؟ گلا بیٹھ جائے گا، شادی والے گھر میں بیمار پڑی ہوں گی تو آپ نے کون سے وہاں بیاہ کے گیت گانے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ گلا خراب کر کے بیٹھ جاؤں، میں تو ہر دم اللہ سے اپنی صحت کی دعا کرتی رہتی ہوں، جانتی ہوں بیمار پڑ گئی تو سنبھالنا کس نے ہے؟ اب یہ صاف بہو پر طنز تھا۔ جواب میں سلمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، اللہ رکھے میرے مائکہ والوں کو، میں تو جب بھی بیمار پڑی مجھے انہوں نے ہی سنبھالا، ادھر تو کسی کو توفیق نہیں۔ یہ ٹرین کیوں رک گئی؟ یہاں تو دور دور تک کوئی اسٹیشن نہیں ہے۔ شیما نے یہ کہتے ہوئے شیشہ اٹھا کر باہر جھانکا۔ اندھیرا بھر رہا تھا، یہ کوئی جنگل بیابان سی جگہ تھی، آبادی کے آثار کہیں نہیں تھے۔ پچھلے دنوں اسی ٹرین میں ڈاکہ پڑ چکا ہے، سنا ہے؟ ڈرائیور نے اسی طرح گاڑی ویران سی جگہ پر کھڑی کر دی تھی، ڈاکو آئے، مسافروں کو جی بھر کر لوٹا اور یہ جا وہ جا۔ اماں جان نے اخباری خبر سنا کر دونوں کو ہراساں کر دیا، باقی کے مسافروں میں بھی بے چینی پھیل چکی تھی، ہر شخص دوسرے سے ٹرین رکنے کا سبب پوچھ رہا تھا، کھڑکیوں دروازوں سے کئی سر باہر نکلے ہوئے تھے۔ اللہ رحم کرے، حالات بڑے خراب ہیں، اسی قسم کی کئی صدائیں ابھر رہی تھیں۔ تنویر بھائی سے کتنا کہا ساتھ چلیں مگر نہیں مانے۔ شیما نے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر کہا، کیوں؟ وہ ساتھ آ جاتا تو کیا ٹرین یہاں نہ رکتی؟ اما بیگم نے اپنے خوف پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ اتنے میں زوار اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قریب سے گزر کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ تب پومی نے پکارا، یہ ٹرین یہاں کیوں رک گئی ہے ڈاکو انکل؟ ڈاکو انکل؟ اس نے گھبرا کر پہلے بچی کی طرف پھر مسافروں کی طرف دیکھا۔ شکر ہوا جو کسی نے پومی کی بات نہیں سنی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ پومی، اگر تم نے اس لڑکے سے کوئی بات کی تو میں تمہیں ٹرین سے باہر پھینک دوں گی، بدتمیز ضدی لڑکی، کتنی بار سمجھایا ہے
کوئی بات نہیں کرنی ان لوگوں سے۔ ایسی سخت ڈانٹ کے بعد وہ منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کسی ڈاکو کے آئے بغیر ہی ٹرین چل پڑی تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اماں جان، سرگودا آنے میں تھوڑی ہی دیر ہے، میرا خیال ہے سامان اتار کر دروازے کے سامنے رکھ لیا جائے۔ شیما کے مشورے کو سلمہ نے سراہا، مگر اماں بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، سفر خیر خیریت سے کٹ گیا، خدا کا شکر ادا کرو، اب ہولنے ہلانے کی ضرورت نہیں۔ سرگودا ٹرین کا آخری اسٹیشن ہے، وہاں ہم اطمینان سے اتر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کوئی ہمیں ریسیو کرنے بھی آیا ہوگا یا نہیں۔ شیما کو نئی فکر نے ستایا، ہم نے کوئی بتایا تھوڑی ہے کہ کس روز آئیں گے، اب اتنے تو فارغ ہے نہیں وہ لوگ کہ روز اسٹیشن پر حاضری دیا کریں۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ رات کافی ہو گئی ہے، اندھیرا ہوگا، مشکل ہوگی۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی، سرگودا کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے، اور پھر مجھے مادہ کے گھر کا اچھی طرح علم ہے۔ اماں، آپ نے دھیان نہیں دیا، یہ دونوں بدماش بھی سرگودا جا رہے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے خوف پر قابو پایا ہے، بار بار میری توجہ ان کی طرف نہ دلاؤ، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ پومی کو آخر کس لیے اشارے کر رہے تھے؟ میں تو سوچ رہی ہوں سرگودا اسٹیشن پر کوئی پولیس والا نظر آئے تو اس سے بات کروں۔ چھوڑیں اماں، دفع کریں، ایسے لوگوں کو تو پولیس والے بھی کچھ نہیں کہتے، الٹا ہم ہی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ دونوں نے سمجھایا اور آخر بنا بھی لیا۔ یار اب تو منزل آنے والی ہے اور مجھے اس کا اتا پتہ بھی معلوم نہیں ہو سکا، لڑا نہ کوئی ترکیب۔ روتے کیوں ہو یار، یہ تو پتہ چل گیا ہے یہ لوگ سرگودا ہی جا رہے ہیں، اب ٹرین نے کسی اور اسٹیشن پر نہیں ٹھہرنا۔ ہاں مگر سرگودا یہ کسی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، اپنا گھر تو جانے کس شہر میں ہے، پتہ نہیں اپنا گھر ہے بھی یا کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ عاصم مسکرایا، ماشاء اللہ کس قدر باموقع اور خوبصورت مذاق کرتے ہیں آپ۔ زوار کو اس کی مسکراہٹ ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں، سرگودا جا کر جب یہ لوگ ٹرین سے اتر کر کسی رکشے ٹیکسی میں سوار ہوں گی ہم پیچھا کریں گے۔ یار ان اماں بیگم اور بہو صاحبہ کی آنکھیں بڑی تیز ہیں، اگر انہیں معلوم ہو گیا تو۔ عشق کرتے ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ اب تمہارے لیے عزت بے عزتی ایک برابر ہونی چاہیے۔ ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا اگر انہیں پتہ چل گیا تو ضرور غلط راستے پر ہو لیں گی۔ تم کوئی اور ترکیب لڑاؤ، کچھ خود بھی سوچ لو، میرے پاس فالتو بھیجا نہیں ہے، جب تیری باری آئے گی تو میں ہر طرح سے ہیلپ کروں گا، اس نے جیسے لالچ دیا۔ شادی والا گھر موقع کی مناسبت سے ہنسی اور آوازوں سے معمور تھا، افراتفری، رونق، بدحواسیاں اور وہ سبھی کچھ جو اس موقع پر ہو سکتا ہے۔ ماجدہ بہن کی آمد کی اطلاع سن کر ایک پاؤں میں بہو کی چپل اور دوسری میں رشتے کی بھانجی کی ہیل والی جوتی پہنے ہی چلی گئی، جس کی نظر پڑی ایک دم سے ہنسی چھوٹ گئی۔ انہیں محسوس نہیں ہوا، پہلے لپک کر بہن سے گلے ملی، پھر گلے شکوے شروع ہو گئے۔ سگی خالہ ہو کر اب آ رہی ہو، پتہ بھی ہے یہاں کوئی میرا ہاتھ بٹانے والا نہیں، تمہیں تو سب سے پہلے یہاں موجود ہونا چاہیے۔ جو آگے ہیں تو اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرو، ہم تو آج لٹنے لگے تھے، کیا پتا تھا قتل ہی ہو جاتے اور پھر تم ساری عمر بہن کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ ایسا دکھ بھرا انداز اور الفاظ، ماجدہ بیگم اپنی ناراضی بھول گئیں، دل پر ہاتھ رکھا اور سہم کر بولی، خدا خیر کر رکھے، ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ اماں بیگم نے قصہ سنانے سے پہلے حاضرین پر نگاہ ڈالی، سب کی سب خواتین، بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں ہموطن گوش سے اتنی اہمیت پا کر گردن کر گئی، بولی ذرا دم تو لینے دو، ہائے میرے تو آسان خطا ہوئے جاتے ہیں۔ قریب کھڑی ایک نازک اندام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آدھا بوجھ اس پر منتقل کیا اور بولی، مجھے کہیں بٹھاؤ تو چکر پر چکر آ رہے ہیں، چلو فرح کے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں، وہ تو صبح سے شیما کے انتظار میں ہے۔ اور یوں سارا قافلہ فرح کے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں وہ مائیوں کا پیلا جوڑا پہنے کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ جو ہی خالہ بھابھی اور شیما پر نظر پڑی، ارے آپ لوگ کہہ کر ان کی طرف لپکی اور خالہ کے گلے لگی، آرام سے آرام سے۔ ماں نے کھینچ کر پیچھے کیا، کیا ہوا ہے خالہ جان کو؟ وہ گھبرائی، مگر اتنے لوگوں میں سے کسی نے جواب میں کچھ نہیں کہا، ہر کوئی اماں بیگم کی جانب دیکھ رہا تھا اور لب کشائی کا منتظر تھا۔ داستان کا آغاز چائے پینے اور بسکٹ کھانے کے بعد ہوا۔ اس سارے عرصے میں شیما تو خاموش رہی، اماں اور بھابھی نے محفل کا رنگ دیکھ کر اضافے کیے۔ انہوں نے پومی کو ایک بار اشارے سے بلایا تھا، جبکہ یہاں 3 بار نہ صرف بلایا گیا بلکہ ایک بار جیب میں رکھے ہتھیار کی تھوڑی سی جھلک دکھا کر ان لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سارے ڈبوں کے مسافروں کو دھمکیاں دی گئی اور بہت غلط زبانیں استعمال کی گئی۔ ابا جان آپ لوگ صبح ہی صدقہ دیں، میرا تو سن کر ہی دل ہول رہا ہے، آپ لوگوں پر تو بیتی ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، بہادر ہیں جو یہاں تک پہنچ گئی، مجھے تو اٹھا کر ہی لانا پڑتا۔ ماجدہ بیگم قصہ سن کر ہی پسینے میں نہا گئی، اور جب تک ڈھولک نہیں رکھ لی گئی سب کی توجہ انہی لوگوں کی طرف رہی۔ عورتیں کوئی نہ کوئی سوال کر دیتی، اماں بیگم توجہ سے سوال سنتی اور تفصیل سے جواب سے نوازتی۔ شام کو جب سب ادھر ادھر ہوئی تو اماں نے ماجدہ سے کہا،
अब तुम शीमा की तरफ भी ध्यान दो, मेरी तो नींदें उड़ा दी हैं इसने। सच जब से जवान हुई है मैं चैन से नहीं सोई। आपा इतनी प्यारी बच्ची है हमारी, फिक्र क्यों करती हो? ज़रूर अच्छे घर में जाएगी, तुम इसके लिए कहीं बात तो करो। आपा फ़रा की ससुराल काफ़ी बड़ी है और उनके लड़के हैं भी बड़े लायक फ़ायक। फ़रा की होने वाली पुप्पो सास से मेरी काफ़ी दोस्ती है, मैं उनसे बात करूँगी। देखो कहीं बात बन जाए, अगर शीमा भी फ़रहा की ससुराल में ही ब्याही जाए तो मुझे खुशी होगी। दोनों की दोस्ती भी है, एक ही ख़ानदान में जाएंगी तो ये दोस्ती और भी बढ़ जाएगी। हाँ साजदा, तुम ज़रूर फ़रहा की पुप्पो सास से बात करो। ठीक है आपा, फ़ोन नंबर तो है मेरे पास, मैं आज ही बात कर लेती हूँ। माजदा उठकर चली गई। 20 मिनट बाद वापसी हुई और बोली, मुझे लगता है काम बन जाएगा, बड़ी गुणों वाली खातून है। मैंने शीमा की बात की, कहने लगी आऊँगी। आप आपके यहाँ आपकी बहन से भी मुलाकात हो जाएगी और बच्ची को भी देख लूँगी। कोई लड़का है उनकी नज़र में? लड़के की क्या कहती हैं आपा? मैंने बताया ना, उनके यहाँ बहुत लड़के हैं माशाल्लाह, और सभी अच्छे बाअदब बातमीज़ बच्चे हैं। सुबह अम्मा ने शीमा को ज़रा तैयारी से रहने का कहा। शादी वाला घर था, बात छुपती कहाँ। हर तरफ एक ही शोर था। फ़रा की पुप्पो सास अब इस खानदान की एक और लड़की हथियार लेने की फ़िक्र में है। शीमा बेचारी की तो शामत ही आई हुई थी। 11 बजे के करीब पुप्पो तशरीफ़ लाई। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया गया। ये और बात कि यहाँ इतनी ख़वातीन बैठी हुई थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर स्टोर में भी बिठा देते तो बुरा नहीं था। पुप्पो कुछ घबराई तो, मगर फिर मुस्कुराकर घबराहट पर काबू पा लिया। अम्मा बेगम बड़ी खुश अखलाक़ी से मिली। पुप्पो ने कुछ सवालात किए जिनके जवाबात अम्मा की तरफ से कम बाकी ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा आए और इकट्ठे आए, इसलिए पुप्पो की समझ में कुछ नहीं आया। बस बेचारी मुस्कुराती ही रही। हाँ, शीमा उन्हें बेहद पसंद आई। जाते हुए अम्मा बेगम को अपने भतीजे के बारे में बताया। बकौल उनके खूबसूरत कमाऊ पोता वालदा हयात नहीं थी। ब्याहने की जिम्मेदारी पुप्पो के सर थी और पुप्पो ने कह दिया था, मुझे शीमा हर लिहाज से पसंद है और हमें अब ज़्यादा परखने की ज़रूरत भी नहीं कि इस ख़ानदान में एक रिश्ता पहले भी हो चुका है। हर तरह से तसल्ली है। वो अम्मा बेगम को आज शाम ही अपनी तरफ आने का कहकर चली गई और उनके जाते ही लड़कियों ने शीमा को दरमियान में बिठाकर ब्याह के गीत गाने शुरू कर दिए। शाम को अम्मा बेगम सलमा और माजदा खाला पुप्पो की तरफ गईं। पोमी ने ज़िद तो बहुत की, मगर वो उसे शीमा के पास छोड़ गई कि पोमी किसी के यहाँ जाकर नदीदों की तरह खाती थी। रास्ते में माजदा खाला फ़रा की होने वाली ससुराल की तारीफ़ें करती रहीं और अम्मा का दिल निहाल होता रहा। पुप्पो तो जैसे उन्हीं की मुंतज़िर थी। इधर बेल बजाई, उधर गेट खुला। वो भी खुले दिल और खुली बाहों से मिली। हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम तक ले आए। चाय आने तक लड़के के बारे में अली से ये तक बताने का कसरत करती नजर आई। ऐसा अच्छा बच्चा। अम्मा तो झूम झूम गई उनकी तारीफ़ों को सुनकर। नीम सरकारी महकमे में है, अपना घर मिला हुआ है, कई लोग रिश्ता देने को तैयार हैं, मगर उसने तो सब कुछ मुझ पर छोड़ रखा है। इधर चाय आई, उधर वो लड़का भी हाजिर हो गया जिसकी नज़ीर मिलना अम्मा को बड़ा ही मुश्किल मालूम हो रहा था। सूरत पर नज़र पड़ी तो अम्मा और सलमा बेगम के मुंह खुले के खुले रह गए। उधर माजदा खाला ऐसी प्यारी सूरत पर कुर्बान हुई जा रही थी। सलाम आदाब। ज़बार भी इन दिनों को देखकर गड़बड़ा गया। तुम हो इनके भतीजे? अम्मा का लहजा खुश्क था। सलमा बेगम भी कुछ बेजार सी थी। उफ, खुद आया, ये क्या होने लगा है मेरे साथ? मंजिल इतनी करीब आकर दूर जा रही है। आसिम के बच्चे, सब तेरा कसूर है। उनकी निगाहों की हैरत और बेजारी इससे पोशीदा तो नहीं रह सकती थी। माजदा बेगम पुप्पो से कोई बात करने उन्हें तलाशती यहाँ से निकली तो ज़वार ने झट माफ़ी मांगी और बोला, सलमा आपा यकीन करें, सारी शरारत मेरे दोस्त की थी। हम ना तो डाकू हैं ना गुंडे बदमाश। आप मेरे ऑफिस का एड्रेस ले लें, मेरे बारे में मुकम्मल इंक्वायरी करवा लें और प्लीज़ मेरी पुप्पो को इस शरारत के बारे में मत बताइएगा। शरारत? अम्मा बेगम ने सर से पाँव तलक कड़े तेवरों के साथ उसे घूरा, फिर बोली, अच्छी शरारत थी, दूसरों की जान पर बना डाली और आपकी अदा ठहरी। आंटी बेगम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हालांकि मेरा कसूर तो रत्ती बराबर भी नहीं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं ताया जान के हाँ फ़ोन करके अभी उस आसिम के बच्चे को बुलवाता हूँ। फिर सलमा बेगम से मुखातिब होकर बोला, प्लीज़ आप सिफारिश करें आपा, मैं फ़रा भाभी का होने वाला देवर हूँ। आखिर क्या रिश्ता है फ़राह के शोहर से तुम्हारा? सलमा ने दिलचस्पी से पूछा कि शक्ल सूरत से वाकई वो कोई डाकू लफंगा हरगिज़ नहीं लगता था। सोचा था अम्मा से कुछ कहना तो ख़तरनाक है, तनवीर से बात करेगी, पता करवाएगी इसके बारे में। अगर वाकई लड़का अच्छा है तो रिश्ता कर देना चाहिए। सादिक भाई मेरे ताया के बेटे हैं, मैं शादी में शिरकत के लिए ही आया हूँ। ताया जान के हाँ ही ठहरा हुआ हूँ। वो तो आज फूफो जान ने बुलवाया था कि कुछ ख़वातीन आ रही हैं तो आ जाना। अब मुझे क्या पता था, ये तो मेरे ही जानने वाले निकल आएंगे। जानने वाले? अम्मा बेगम ने मुंह बनाया। मैं तो ट्रेन में भी माफ़ी मांगने का पक्का इरादा कर चुका था। आपकी छोटी बच्ची को इशारे से बुलवाया भी था, मगर आप लोगों ने उसे मेरे पास आने ही नहीं दिया। मार्जा बेगम कमरे में वापस आई। हाजरीन पर निगाह डालकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि गुफ्तगू किस नहज पर थी। अम्मा बेगम के चेहरे पर छाई बेजारी, सलमा की खामोशी और लड़के का सर झुकाकर खामोश उदास सा बैठना उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। इतना अच्छा लड़का है, शीमा के साथ यही जचेगा। ये सोचकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और बोली,
बेटे, तुम्हें इससे अच्छा ख़ानदान और कोई नहीं मिलेगा। कहा जाता है रिश्ता करते हुए सिर्फ लड़की की नहीं, लड़की की माँ को भी देखना चाहिए। और मेरी आपा तो ऐसी नेक, खामोश, तबाह सुलह जो औरत हैं कि मिसाल नहीं मिलती। सलमा को माजदा खाला की इस बात पर हंसी आई कि अम्मा का मिजाज दोनों लड़के ट्रेन में देख चुके थे। मुझे आंटी बहुत पसंद आई हैं। ज़ुबान ने मौका मुनासिब देखकर कह देना ही मुनासिब समझा। इससे पहले के जवाब में कोई कुछ कहता पुप्पो अंदर आ गई। फिर जितनी देर ये लोग बैठी पुप्पो और माजदा खाला ही बोलती रहीं। कभी एक आध बात सलमा भी कर लेती। अम्मा खामोशी रहीं, सोच रही थी माजदा को कैसे बताएं कि यही तो वो डाकू हैं। आहिर फराह के ससुराल का मामला है, बच्ची की बारात सर पर है और माजदा वहमी वाक़या हुई थी। अगर इस मौका पर रिश्ते तोड़ने पर बजिद हो गई तो कोई समझा भी नहीं सकेगा। क्या बात है आपा, लड़का पसंद नहीं आया क्या? वापसी पर माजदा ने पूछा तो अम्मा के कुछ कहने से पहले सलमा बोली, लड़का तो अच्छा है मगर फैसला इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं, सोच विचार के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और अम्मा ने भी बहू की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए सरस बात में हिला दिया। सास बहू की कभी नहीं बनी थी मगर अब इस सिलसिले पर दोनों सर जुड़े बैठी थी। घर में अम्मा के बहुत से करीबी अजीज़ मौजूद थे मगर ये बात किसी से कह नहीं सकती थी कि आते ही तो डाकुओं का ख़तरनाक किस्सा सुना चुकी थी। अब पछता भी रही थी, खाम खाम में इतने इजाफे किए और उन्हें इस कदर वहशी साबित कर दिया। सलमा ने तनवीर को फ़ोन किया था, एड्रेस बताकर कहा जल्दी ही हमें इस लड़के के करैक्टर के बारे में बताए, यहाँ सब शिद्दत से मुंतज़िर हैं। इधर जवार को भी बेचैनी थी। वो और आसिम रोज़ाना पुप्पो के घर पहुँच जाते और कहते आप जाकर इन लोगों से अभी हाँ करवा आएँ। आखिर एक अनदेखी अनजानी लड़की के लिए इस कदर बेचैनी क्यों? अगर किस्मत में हुआ तो हो जाएगा ये रिश्ता। पुप्पो इतने मुलाजिम हैं आपके घर में, आप सारा दिन फारिग होती हैं, इतना भी नहीं होता आपसे कि जाए नमाज बिछा लें और मेरे लिए दुआ करें। मेरे चंदा, दुआ तो मैं तुम्हारे लिए बहुत करती हूँ मगर ये भी तो पता चले मसला क्या है, आखिर क्यों इतने बेताब हो रहे हो? उन्होंने तो अभी तक लड़की की तस्वीर भी नहीं दी कि मैं सोचती कि देख कर दीवाने हो गए हो। असल में आंटी इसे लड़की की माँ बड़ी पसंद आई है। कहता है बेटी भी माँ जैसी ही होगी तो बस मैं इन्हीं की बेटी से शादी करूँगा। आसिम ने बड़ी संजीदगी से वजह बयान की। पुप्पो ने तवज्जो से ये बात सुनी और असबात में सर हिलाकर बोली वाकई इसमें तो कोई शक नहीं, बड़ी खामोश तबाह सीधी सादी सी खातून है लड़की की वालदा। मैं दाद देता हूँ आंटी आपको, किस कदर चेहरा शनास है आप। आसिम हंस कर बोला। ज़वार हंसी में साथ नहीं दे सका, सोच रहा था डाकू को बेटी देने का इम्कान कितने फीसद हो सकता है। इन लोगों ने सोचने में कुछ ज़्यादा ही दिन लगा दिए हैं। आसिम ने जैसे उसके दिल की बात जान ली थी। आखिर बेटी का मामला है और हमें कौन सी जल्दी है, जितनी तहकीक करना चाहते हैं कर लें। कोई ऐप तो है नहीं हमारे बच्चे में कि हम जल्दी से शादी करके छुपाने की कोशिश करें। ऐप पैदा होते कौन सी देर लगती है। आसिम, तुम अगर खामोश नहीं रह सकते तो वापस ताया जान की तरफ चले जाओ। अच्छा, तुम जो इतनी देर से खामोश हो तो कौन सा तीर मार लिया है? एक तो हमदर्दी करो, ऊपर से बातें भी सुनो। नहीं तो ना सही लड़की वालों ने अगर मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछा तो साफ बता दूंगा। क्या बता दोगे? और वैसे भी तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तसल्ली रखो। क्या बात है, आपस में क्यों उलझने लगे तुम दोनों? पुप्पो, यासिम का बच्चा हमेशा मेरे बने बनाए काम ख़राब करता है। आखिर क्या कर दिया है इसने? वो हैरान थी। आंटी ये कहता है चलो किसी दिन लड़की वालों के हाथ चलते हैं, इसी बहाने मिस शीमा का दीदार भी हो जाएगा। मैंने कहा अगर उन्होंने तुम्हारे बजाय मुझे पसंद कर लिया फिर क्या होगा? बस इतनी सी बात पर मूड ख़राब है। असल में भरोसा नहीं है ना इसे खुद पर। मैंने तो कई बार समझाया अपनी ज़ात में एतमाद पैदा करो। खैर, इतना एतमाद तो ज़रूर है कि वो मुझे छोड़कर तुम जैसी मखलूक को हरगिज़ पसंद नहीं कर सकते। इसका मतलब है मेरी नसीहत असर कर गई है, थोड़ा एतमाद बेहाल हुआ है तुम्हारा। पुप्पो, मना करें इसे, मैं पहले ही बड़ा परेशान हूँ। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, आखिर तुम क्यों परेशान हो? मैं तो कहता हूँ सच सच बता दो। आसिम ने मशवरा दिया। बको मत। उसने आंखें दिखाई, फिर बोला ऐसी कोई बात नहीं है पुप्पो, बस इसका जी फजूल मजाक करने को चाह रहा है। क्या तुम इस लड़की को पहले से जानते हो, पसंद करते हो इसे? देखो, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या मसला है? वो लोग अपनी बेटी की पसंद ठुकराएंगे तो नहीं? यही तो मसला है कि उनकी बेटी इतनी बदजोक नहीं है। आसिम ने ठंडी आह भरी। क्या मतलब, तुम लोग वाकई मिल चुके हो उससे? मैं नहीं, सिर्फ ये ज़वार, ये तो उसके कॉलेज के गेट के सामने खड़ा रहता था। खैर, ये तो मैं नहीं मान सकती। पुप्पो ने आसिम की बात सुनने से ही इनकार कर दिया। हाय, कभी इतना ही बाकिरदार तुम्हें तुम्हारी आंटी बेगम भी समझे, उसने होले से ज़वार से कहा और सिर्फ घूर कर रह गया। आंटी, आप उनके यहाँ इतनी मरतबा फ़ोन खड़काया करें कि सुन कर उनका दिमाग घूम जाए और वो हाँ करने पर मजबूर हो जाए। हाँ, और तो जैसे मुझे कोई काम ही नहीं है। मेरे भतीजे की शादी है, मैं अपनी माजूर सास की वजह से मुस्तकिल तो इधर नहीं ठहर सकती, मगर दिन में एक बार तो जाना होता है, शादी का मौका है।
उधर जाने से पहले 100 तैयारियां करनी होती हैं। रिश्ते दे दिया है, किस्मत में हुआ तो हो जाएगा। किस्मत पर इल्ज़ाम मत धरे, ये इंसान के अपने हाथ में होता है। जवार ने जोश के आलम में कहा, हाँ बिल्कुल, ये अपने हाथ में होता है। ना तुम वो सब करते, ना मामला इस कदर ख़राब होता। आसिम ने धीमे से कहा, वो सब तुम्हारा किया धरा है गधे। पुप्पो की कोई मिलने वाली आई थी, वो इधर मतवजा नहीं थी, वरना ज़रूर पूछती। ये भी अच्छी है, इससे कर लो। आसिम ने आने वाली को देखकर मशवरा दिया। इससे तुम कर लो। जवार ने जलकर कहा, सोच लो कहीं ऐसा ना हो उधर से भी इनकार हो जाए। इसे मैं हथिया लूँ और तुम हाथ मलते रह जाओ। नहीं, तुम कर लो, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मगर एक बात है, तुम्हें इसको अपनाने से पहले इसके खामन का खून करना होगा। क्या मतलब? तुम्हें इसके शोहर का कैसे पता है? देखो ना कितना सोना लाद रखा है, यकीनन शोहर वाली है। वो नजरबाज और पुप्पो फरमाती है, मेरा बच्चा फरिश्ते की तरह मासूम है। आसिम ने एक धप रसीद करने के बाद पिटते हुए कहा था, यार वैसे ये एक हकीकत है कि शीमा मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। वो संजीदगी से बताने लगा। आसिम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तुम शीमा को फ़ोन क्यों नहीं कर लेते? उसका हाल दिल सुनाओ। सूरज से लगता था मोहतरमा काफ़ी रहम दिल वाक़या हुई हैं, मुमकिन है तरस खाकर हम ही भर ले। मशवरा अच्छा है। जवार के दिल को लगी थी ये बात। चल उठ, फिर पुप्पो जितनी देर उस लड़की से बातें कर रही हैं तू फ़ोन कर ले, मैं इधर ही बैठ कर पहरा देता हूँ। जो ही पुप्पो वापस आएंगी आवाज़ दे दूँगा। यार ऐसा ना हो ऐन मौका पर तेरी रगे शरारत फड़क उठे और तू मुझे आवाज़ ना दे। नहीं नहीं, बेफिक्र होकर जाओ। जो ही जवार उठ कर गया, आसिम का भी दिल में चलने लगा कि आखिर सुने तो सही, ये कहता क्या है शीमा से। और वहाँ शादी वाले घर में इतने लोग इकट्ठे हुए होंगे, पता नहीं शीमा से बात कर रहा है या किसी और की गुफ्तगू मन को भा गई है। यही सब सोचकर वो भी आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। जवार ने देखा तो मगर चेहरे पर नागवारी का कोई तासुर नहीं उभरा। उससे आसिम ने यही अंदाज़ा लगाया कि बात किसी और से हो रही है, और उसका ख्याल गलत भी नहीं था। वो इस वक्त सलमा से बात कर रहा था और आपा आपा कहते ज़ुबान सूखती थी। उधर सलमा कह रही थी, मुझे तो तुम शीमा के लिए हर लिहाज से मुनासिब लगे हो। अम्मा भी तकरीबन राज़ी हैं, मगर जब डाकू होने का ख्याल आता है तो बददिल होने लगती हैं। मगर हम कहाँ से डाकू हैं, आप समझाएं उन्हें। जानती हूँ वो भी, मगर दिल में वहम सा बैठ गया है, क्या पता वाकई डाकू हो। ओह मेरी किस्मत प्यारी आपा, ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी थी और वो भी हाथ से निकली जा रही है। सच अब तो जीने को दिल ही नहीं चाहता। अरे अरे, ऐसी मायूसी की बातें मत करो। मुझे पूरा यकीन है शीमा के भाईजान अम्मा को राज़ी कर लेंगे। वैसे भी इनकार की कोई माकूल वजह नहीं है। यहाँ ख़ानदान के सब लोग तो इस यकीन के साथ बैठे हैं कि रिश्ता ज़रूर तय हो जाएगा। वो तो शीमा को तुम्हारा नाम ले लेकर छेड़ते हैं। कितने अच्छे हैं आपके रिश्तेदार। उसने तसव्वुर की आंख से अपना नाम सुनकर शीमा को शर्माते देखा और निहाल होकर रिश्तेदारों की तारीफ की। अब इतने भी अच्छे नहीं हैं, जब तुम दूल्हा बनकर आओगे तो खूब दुर्गत बनाएंगे तुम्हारी। अरे आपा, वो मौका तो आए, लगता है इस दिन के इंतज़ार में घड़ियाँ गिन रहे हो। वो हंसी और उसने भी एतराफ़ कर लिया। फ़रा को जिस रोज़ मायूं बिठाया गया, उसी दिन तनवीर का फ़ोन आया। लड़के के बारे में मुकम्मल छानबीन के बाद हर तरह से तसल्ली ज़ाहिर की गई और कहा गया मुनासिब समझे तो हाँ करके ही आए। फिर तो सभी रिश्तेदार अम्मा बेगम के पीछे ही पड़ गए। अब क्या सोच रही हैं? हर तरह से तसल्ली तो करवा ली है आपने। माजदा खाला बहन की खामोशी पर हैरान थी। अम्मा ने मदद तलब नज़रों से बहू की तरफ देखा। जब लड़की के भाई ही राज़ी हैं तो मैं क्या कहूँ? सलमा मुस्कुराई। अच्छा तो फिर ठीक है माजदा, तुम लड़के की पुप्पो को फ़ोन करके बता दो कि हमें रिश्ता मंजूर है। जिस वक्त माजदा खाला ने पुप्पो के हाथ फ़ोन किया, जवार और आसिम ताया जान के हाथ थे। फ़ोन अटेंड करने के बाद पुप्पो जैसे तैसे तैयार हुई और पहुँच गई। भाई के घर जाते ही जवार की पेशानी चूमकर खुशखबरी सुनाई। उसने नारा बुलंद किया, फिर बोला, वैसे मुझे तो पहले ही यकीन था वो लोग ज़रूर मान जाएंगे। तो फिर वो कौन था जो मनहूस सूरत बनाए सारा वक्त यही सवाल करता था? वो लोग मान तो जाएंगे ना? आसिम ने मजाक उड़ाया। मंगनी के रोज़ जब लोग शीमा के यहाँ पहुँचे तो माजदा खाला बड़े जोश के आलम में उनके करीब ही बैठी किसी खतून को डाकुओं का किस्सा इन तमाम इजाफों के साथ सुना रही थी जो अम्मा ने किए थे। और अपने कारनामे सुनकर वो दोनों हैरान परेशान थे। इधर अम्मा और सलमा की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। 2-3 बार उन्होंने माजदा खाला को खामोश करवाने की कोशिश भी की, मगर सुनने वाली खातून भी असद दिलचस्पी ले रही थी। शीमा को लाकर जवार के बराबर में बिठाया गया। इससे पहले कि रस्म का आगाज़ होता, पोमी इधर आ गई और उन्हें देखते ही डाकू अंकल का नारा लगाया। ए खबरदार, जो बरस से मजाक किया, बदतमीज़ हो तो
अम्मा बेगम ने बोमी को आवाज़ से कहीं बुलंद आवाज़ निकाली ताकि बच्ची के कहे फिक्रे से लोगों की तवज्जो हट जाए, और जल्दी से ज़ुवार को अंगूठी पहना दी। ज़ुवार की रुकी सांस बहाल हुई। अब वो एतमाद के साथ बैठा था। कोई डाकू कहे या चोर परवाह नहीं, उसे लगता था मताए हयात पाली है। और इसके साथ ही ये छोटा सा खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पढ़कर बहुत मज़ा आया। जिन लोगों को मेरी हंसी से थोड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए सॉरी। आप लोग अपनी कमेंट में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको नावल कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।